हाँ भाई देखिए, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 5 के अंदर प्लांट वाटर रिलेशन को आगे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिएगा, कई प्रकार की विधियों को पढ़ लेने के बाद हम दाबों के बारे में आज यहाँ पढ़ेंगे। दाब भी कई प्रकार के हैं, जिसमें से एक परासरण दाब के बारे में हम चर्चा कर भी चुके थे। और देखिएगा, परासरण दाब मैंने बताया था, जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर करके जब दूसरे माध्यम की तरफ जाते हैं तो उन अणुओं के अभिगमन को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब होता है। और परासरण दाब देखिए सांद्रता बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं शुद्ध विलायक यानी जल का परासरण दाब कम होता है बजाय विलयन के, यानी विलयन का परासरण दाब अधिक, या फिर हम ये कह सकते हैं विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। जो दाब है ओपी जो है, ओपी समानुपाती होगा विलय के अणुओं की संख्या। ठीक है। इसका मतलब विलय के अणु जितने अधिक होंगे ओपी भी उतना ही अधिक होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम किसी विलायक में कोई विलय सोल्यूट घोलते जाएंगे, लगातार घोलते जाएंगे, तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ओपी का मान भी बढ़ेगा। यानी हम दूसरी तरफ कह सकते हैं ओपी किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कंसंट्रेशन के हिसाब से जिसकी अधिक सांद्रता उसका ओपी भी अधिक। ठीक है, फैक्ट आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। दूसरा एक हमारे पास दाब होता है जिसको स्फीत दाब या भित्ति दाब भी कहते हैं। स्फीत दाब फॉर टारगेट प्रेशर या वॉल प्रेशर। ठीक है, इसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक कोशिका को जब हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, एक एक शब्द को आपको गौर से समझना है। विलयन कैसा लिया जा रहा है, अल्प परासरी कोशिका को रखेंगे तो परासरण के नियम के अनुसार जो विलायक के अणु हैं, जल के जो अणु हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कोशिका की झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर यानी कोशिका द्रव में प्रवेश करेंगे। और ऐसी स्थिति में कोशिका झिल्ली लगातार बाहर की तरफ दबाव महसूस करेगी, यानी जल के अणु जब लगातार अंदर जाएंगे तो कोशिका क्या होगी, फूलेगी। तो जो झिल्ली है कोशिका की वो बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ अपकेंद्रीय बल लगाएगी। और ये बल किस पर लगेगा, भित्ति पर। बाहर की तरफ जो लगने वाला बल है, लगातार जल के अणुओं के अंदर प्रवेश करने से जो दाब बाहर की तरफ लगाया जा रहा है, जिससे कोशिका फूलती है, तनाव में आती है, वो दाब स्फीत दाब है, टारगेट प्रेशर। ठीक है। और देखिए, इसके विपरीत जो हम वॉल प्रेशर यहाँ लिख रहे हैं, जब कोशिका लगातार फूलती रहती है जल अणुओं के अंदर प्रवेश करने से, तो कोशिका भित्ति पर तनाव बढ़ता है, तनाव में आ जाती है, जिससे क्या होता है, कोशिका भित्ति भी लगातार विपरीत दिशा में अपना एक और दाब यानी बल लगाती है। और भित्ति के द्वारा जो दाब लगता है वो भित्ति दाब यानी वॉल प्रेशर हो जाएगा। वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। या फिर इसको देखो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, इसमें ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये इसका बाह्य माध्यम है। अब जो जल के अणु होंगे वो इस तरफ अभिगमन करेंगे, ऐसे गति करके जाते हैं परासरण में। जल के अणु बाह्य माध्यम से, बाह्य माध्यम हमने कैसा लिया, अल्प परासरी लिया है, हाइपोटोनिक। अल्प परासरी विलयन में हम कोशिका को रख रहे हैं, तो केवल जल के अणु अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, लगातार जल के अणु अंदर जाएंगे तो केंद्र से परिधि की तरफ यानी इस तरफ ऐसे इस प्रकार से क्या लगेगा, दाब लगेगा। ये जो दाब है भित्ति पर लगने वाला दाब है, ये है टारगेट प्रेशर टीपी। ठीक है।
ये टीपी होगा। देखिए भित्ति के द्वारा इस टीपी को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार जल के अणु जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब भित्ति दाब को सहन नहीं कर पाएगी, कोशिका फट सकती है। तो इससे बचने के लिए भित्ति के द्वारा भी अपोजिट डायरेक्शन में एक तनाव, एक दाब लगाया जाता है जिसको हम वॉल प्रेशर बोलते हैं, भित्ति दाब बोलते हैं, और ये लगता है परिधि से केंद्र की ओर, यानी अभिकेंद्रीय दिशा में, है ना। ये इस तरफ ऐसे लगेगा और ये जो दाब है ये WP होगा। बात समझ में आई होगी। अब आपको इतना ध्यान रखना है, TP जो है ये तो होता है अपकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय का मतलब क्या हुआ, केंद्र से परिधि की ओर, बाहर की तरफ, केंद्र से परिधि की ओर लगेगा। आपको जैसा शब्द कोई सा भी याद रखें, जबकि WP इसके अपोजिट लगता है और उसको अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की तरफ लगता है, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से लगेगा केंद्र की ओर, ऐसी कंडीशन। तो आपको शॉर्ट में ये इस तरीके से याद रखना है। तो अपकेंद्रीय बल TP है, यानी केंद्र से परिधि की तरफ लगता है जिससे कोशिका फूलती है। WP अभिकेंद्रीय है, यानी परिधि से केंद्र की तरफ लगता है, और ये क्या नाम से WP होगा, है ना। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। और ये भी, ये दोनों जो दाब हैं ये प्लांट में वाटर रिलेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखिए हम एक तीसरा दाब यहाँ पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दोनों की तुलना में और समझने लायक है, बहुत अच्छे से उसको समझना है। कुछ कंसेप्ट हैं उसके जो सर्वाधिक काम में आता है, समझने के लायक भी है। वो तीसरा है हमारे पास DPD, और इसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना। डिफ्यूजन प्रेशर तो हम जानते हैं विसरण दाब, लेकिन आगे लगा हमने न्यूनता, यानी इसमें जो कमी होती है वो DPD होगा। अब और DPD को समझने के बाद हमें समझ में आएगा OP एंड TP का DPD के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। तीनों दाबों का जो आपस में संबंध है उसको हम फिर एक इक्वेशन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, एक समीकरण के द्वारा समझाएगा, आपसी संबंध है तीनों का। लेकिन देखिए पहले विसरण दाब न्यूनता को समझना है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जो विसरण दाब होता है, ये विसरण दाब किसकी वजह से होता है, अणुओं में गति की वजह से। अणुओं के बीच गति किसकी अधिक होती है, अणुओं के बीच गति किस में अधिक होती है, विलायक में। कहने का मतलब विलयन में कम होती है, विलायक में अधिक होती है। तो इसका मतलब विसरण दाब विलयन के तुलना में विलायक का अधिक होगा, यानी विलयन का कम होगा। विसरण दाब विलायक का अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है, विलायक का अधिक। जबकि देखिए परासरण दाब की बात करें तो विलायक का कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि विलायक की सांद्रता कम होती है विलयन की तुलना में। और परासरण दाब तो जहाँ विलय के अणु अधिक होते हैं उसी का ज़्यादा होता है, यानी विलयन का ज़्यादा होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आपको ये याद रखना है एक शॉर्ट टिप के रूप में, विसरण दाब विलायक का अधिक होता है, विलयन का कम होता है ना, विलयन का कम होता है, ये ध्यान रखना। इस तरफ देखें यहाँ तो विलयन का कम होता है, विलयन का कम होता है, ठीक है। अब देखिएगा एक कोशिका को मान लीजिए हम रख दें अति परासरी विलयन में, एक कोशिका को अति परासरी विलयन में रखें तो कंडीशन क्या होगी, कोशिका के अंदर से जल के जो अणु हैं वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे, बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे। और देखिए धीरे धीरे सांद्रता में क्या आएगा, अंतर आएगा, सांद्रता में अंतर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो परासरण दाब भी घटेगा, लेकिन विसरण दाब बढ़ेगा। अब इसका उल्टा करके चलें हम, यानी विलायक में विलय के अणु घोले जाएं, विलय के अणु घोले जाएं या मिलाए जाएं, या फिर गति करके वो विलय के अणु पहुँचें उसमें,
तो विलायक का तो अधिक होता है, या विलायक में मान लो गति करके विलेय के अणु आ गए विसरण के द्वारा। विसरण में क्या होता है, विलेय के जो अणु हैं, पदार्थ के जो अणु हैं, वो उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ जाते हैं। निम्न सांद्रता किसकी है, विलायक की है ना। लेकिन इस निम्न सांद्रता वाले विलायक का विसरण दाब तो उच्च है। अब क्या होगा, विलेय के अणु जब विसरण के द्वारा विलायक की तरफ जाएंगे तो विलयन की सांद्रता को बढ़ाएंगे, है ना। और सांद्रता बढ़ेगी तो विसरण दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। अब विसरण दाब में आने वाली जो ये कमी है, इसको हम न्यूनता जो लगा हुआ है, विसरण दाब न्यूनता बोलते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जल से भरा हुआ बीकर है, जल से भरा हुआ बीकर, है ना। और इसमें हम बाह्य माध्यम से कोई विलेय के अणु घोलते हैं इसके अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, विसरण का जो दाब है वो घटने लगेगा, क्योंकि जल के अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा से जो टक्कर हो रही थी, है ना, आपसी हलचल जो हो रही थी वो घटेगी, क्योंकि सांद्रता बढ़ रही है। और हलचल जब बढ़ेगी तो विसरण धीमा होगा, विसरण का दबाव वो घटेगा, है ना, दाब घटेगा, तो विसरण दाब न्यूनता हुआ। इसी को विसरण दाब, इसका पौधों के जीवन में जल की उपयोगिता के साथ बहुत अपना अलग स्पेशल महत्व है। अब देखिएगा, इन दाबों का आपसी संबंध हमें समझना है। तीन प्रकार के दाब हमने यहाँ पढ़े, तीनों का आपसी संबंध हम समझेंगे यहाँ। विभिन्न दाबों के मध्य संबंध। देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर्स, है ना, विभिन्न दाबों के बीच के आपसी संबंध। दाब हम तीन तरह के पढ़ चुके हैं, ओपी, टीपी या डब्ल्यूपी और डीपीडी। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ समझना है कि इक्वेशन के द्वारा। पोजीशन अलग अलग होगी, अलग अलग कंडीशन में हम समझने की कोशिश करें। तो देखिएगा, मान लीजिए एक कोशिका स्लथ है, स्लथ कोशिका में अगर हम समझेंगे तो कंडीशन, स्लथ यानी पिचकी हुई है, सिकड़ी हुई है, फ्लैसिड सेल, है ना। तो कंडीशन देखिए इस तरह की हो सकती है, सीधा संबंध समझ में आएगा। इससे हमें सीधा जाहिर होता है कोशिका कैसी है, पिचकी हुई है, कोशिका कैसी है, सिकुड़ी हुई है, कोशिका फ्लैसिड है ना। और फ्लैसिड कोशिका में हम कह सकते हैं भित्ति पर दबाव नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो टीपी है, जो टीपी है वो क्या है, शून्य है। भाई टीपी कब अधिक होता है, फूली हुई कोशिका में, है ना। और हम बात कर रहे हैं पिचकी हुई है, सिकुड़ी हुई कोशिका की, इसका मतलब टीपी 0 है। जबकि संबंध ये होता है, एक इक्वेशन है हमारे पास, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये जो आपसी संबंध की एक समीकरण आप देख पा रहे हैं, ये आपको रटनी है भाई। इसी को हम अलग अलग उदाहरणों में यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक उदाहरण लिया पिचकी हुई कोशिका का, पिचकी हुई कोशिका में तो टीपी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करें तो डीपीडी क्या आएगा हमारे पास, ओपी माइनस 0, इसका मतलब डीपीडी जो है किसके बराबर आ जाएगा, ओपी के बराबर। ये बात समझ। अब देखिएगा, यदि कोशिका पिचकी हुई है, कोशिका यदि सिकुड़ी हुई है, तो जो विसरण दाब न्यूनता होगी, है ना, वो किसके बराबर आएगी, परासरण दाब के बराबर आएगी, ओपी के बराबर ही आएगी। एक कंडीशन यहाँ पर एक आती है, जो डीपीडी है ये पौधे के द्वारा जल के अवशोषण की क्षमता का द्योतक होती है। डीपीडी जो है पौधों के द्वारा जल को अवशोषित करने की एक क्षमता है, एक तरीके से, है ना, अवशोषण की क्षमता है, इसलिए डीपीडी को ही अवशोषण की क्षमता है, इसलिए इसको चूषण दाब भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर, चूषण दाब, ठीक है, एसपी। आपको ध्यान रखना है डीपीडी ही एसपी है,
और डीपीडी ही पर ही पौधे के द्वारा जल के अवशोषण करने की क्षमता डिपेंड करती है ना। डीपीडी कितनी होगी, पौधा उतना ही उसी हिसाब से जल को अवशोषित कर पाएगा मृदा में से। ओपी के बराबर है, कम जल को लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ टीपी नहीं है। कोशिका कैसी है, स्लथ है, यानी पिचकी हुई है। अब हम इसके अपोजिट फूली हुई कोशिका की बात करें, फूली हुई कोशिका की बात करते हैं तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोशिका को हम अल्प परासरी विलयन में रख दें, अल्प परासरी विलयन, ये देखिए फूली हुई या टर्गिड सेल है, फूली हुई कोशिका, बात एक ही है। फूली हुई कोशिका को लेकर के समझना है, ठीक है। देखिए, और कोशिका फूलेगी कब, जब कोशिका को हम अल्प परासरी विलयन में रखेंगे। अल्प परासरी विलयन में जब कोशिका को रखेंगे तो बाहर के माध्यम में उपस्थित कम सांद्रता यानी अल्प परासरी विलयन में से केवल विलायक के जो अणु होंगे वो प्लाज्मा झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। लगातार जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूली हुई कोशिका। और फूली हुई कोशिका में क्या होगा, टीपी का मान बढ़ेगा, टीपी का मान बढ़ेगा, ध्यान रखना है, टीपी अधिक होगी, है ना। कोशिका फूली हुई है तो टीपी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और देखिए एक संबंध यहाँ पर ऐसा होता है, जो ओपी है, ओपी है वो टीपी के बराबर होता है, ओपी जो है वो टीपी के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ टीपी अधिक है और हमारे पास इक्वेशन क्या है, ओपी माइनस टीपी। इसका मतलब क्या हुआ, जो टीपी अधिक है ओपी कम है। अब ओपी कम वैल्यू में से अधिक वैल्यू घटाएंगे तो नेगेटिव में आएगी, है ना। और वैसे ओपी बराबर टीपी होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो टीपी अधिक बढ़ेगी तो डीपीडी क्या आएगी, घटती ही जाएगी। डीपीडी यानी पौधों के अवशोषण करने की क्षमता घटती ही जाएगी, कम अवशोषित कर पाएंगे, ऐसा ही फैक्टर है। यदि कोशिका फूली हुई है तो अवशोषण, क्योंकि उसको ज़रूरत भी कम है, ऑलरेडी ज़्यादा है, फूली हुई है तो वो कम अवशोषण करती है। लेकिन फैक्टर क्या है, कम अवशोषण क्यों किया, क्योंकि डीपीडी घटी। और डीपीडी क्या, अवशोषण की तो क्षमता है, सक्शन प्रेशर एसपी है। तो कुल मिलाकर जो फूली हुई कोशिका होती है उसमें जो डीपीडी आएगी, डीपीडी आएगी वो शून्य आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ टीपी अधिक हो जाता है, टीपी अधिक हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में यानी फूली हुई जो कोशिका है वो अवशोषण बहुत कम कर पाएगी या नहीं हो पाएगा, उसमें अवशोषण नहीं हो पाएगा, यानी और ज़्यादा जल अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कितना अच्छा संबंध है तीनों दावों का। इस तरीके से ये संबंध आपको समझ में आया होगा और आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, एक अवधारणा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब देखिए हम ये कह सकते हैं, स्फीत कोशिका में, टर्गिड सेल में स्फीत कोशिका में जो चूषण दाब है या डीपीडी जो है वो शून्य हो जाएगा। कैसे भी समझ सकते हैं इसको, डीपीडी या एसपी, डीपीडी या एसपी शून्य हो जाता है। देखिए वैसे भी सीधा संबंध है, कोशिका स्फीत है यानी फूली हुई है, फूली हुई है तो उसको और अधिक जल के अणु भी वैसे भी आवश्यकता नहीं है ना, यानी अवशोषण होना भी नहीं चाहिए। यदि लगातार होता ही रहेगा तो कोशिका तनाव को सहन नहीं कर पाएगी और फट सकती है ना, और कोशिका डेड हो जाएगी, उसकी जो कार्य की प्रक्रिया है वो भी बंद हो जाएगी, मामला खरा। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम स्लथ कोशिका की बात कर रहे थे, यानी पिचकी हुई कोशिका,
अब वैसे फैक्ट हम लगाएं आइडिया, तो पिचकी हुई कोशिका को तो जल की ज़रूरत है, जल अंदर प्रवेश करना चाहिए जिससे उसका पिचका हुआ स्वरूप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए, यानी कोशिका फूल जाए, यानी कुल मिलाकर उसको जल के अणुओं की ज़रूरत है, यानी पदार्थ अंदर प्रवेश करना चाहिए। और वैसे भी फैक्ट है, हमें सूत्र से भी सीधा समझ में आता है, पिचकी हुई कोशिका में टीपी तो जीरो होता ही है, टीपी जीरो होता है तो डीपीडी ओपी माइनस टीपी के बराबर होता है। अब टीपी हमारे पास जीरो है तो जो डीपीडी होगा वो कम्प्लीटली ओपी के बराबर आएगा, डीपीडी ओपी के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ओपी का मतलब परासरण दाब, और परासरण दाब कौन सा है, जल के अणुओं के अंदर प्रवेश करने के लिए जो लगाया जाता है ना। इसका मतलब जल के अणु अंदर प्रवेश करेंगे और करने भी चाहिए, ज़रूरत भी है कोशिका, क्योंकि कोशिका कैसी है, पिचकी हुई है, जिससे कोशिका की कार्य की सामान्य हो सके, है ना, फिजियोलॉजी प्रॉपर चल सके। क्योंकि कोशिकाओं में, संपूर्ण प्लांट में हम कह सकते हैं, ये एक कोशिका की बात करें तो कोशिका में अपनी फिजियोलॉजी अपनी सामान्य दर से कब चलती है, जब एक कोशिका में प्रॉपर मात्रा में आवश्यकता के अनुसार जल की या कंप्लीट कोशिका द्रव का अमाउंट पाया जाता है या उसकी मात्रा पाई जाती है, क्योंकि कोशिका द्रव ही कोशिका को कार्य की क्रियाएं करने के लिए माध्यम प्रदान करता है, मीडियम। यानी सारी जो जैव क्रियाएं चलती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो चलती हैं, क्रियाएं चलती हैं, वो सब एक उचित माध्यम पे ही संपन्न होती हैं, और माध्यम देने का काम जल के अणु करते हैं, जो कोशिका का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। हम ऐसा मानते हैं, कोशिका का नहीं, कोशिका द्रव का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इसका मैक्सिमम पार्ट जल होता है, लगभग माना भी ऐसा जाता है 70 to 90% तक जो है वो जल है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, साइटोप्लाज्म में 70 से 90% जल है, तो जल की तो बहुत अधिक ज़रूरत होती है। जल ही बहुत अच्छा माध्यम देता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जल की, जिनकी वजह से ये जीवन के लिए, एक कोशिका की कार्यकी को संपन्न कराने के लिए बहुत अनिवार्य और आवश्यक होता है। और ये प्रॉपर मात्रा में कोशिका के अंदर कब प्रवेश करेगा, जब कोशिका पिचकी होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो डीपीडी आएगा, यानी, और डीपीडी क्या है, जल को अवशोषित करने की क्षमता है, एसपी के बराबर है ना। तो अवशोषण कब होगा, जब ओपी के बराबर होगा, है ना। ओपी और ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर में तो जल के अणु अधपारगम में झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर प्रवेश करता ही है। पिचकी हुई कोशिका में जल के अणु अंदर जाएंगे तो इसकी जो कार्यकी होगी वो क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, अच्छे ढंग से कार्यकी संपन्न हो पाएगी कोशिका की, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों स्थितियों में स्फीत कोशिका है तो डीपीडी शून्य, आपको ये ध्यान, फूली हुई कोशिका है तो और जल का अवशोषण नहीं करेगी, सीधा सा हिसाब। स्फीत कोशिका है तो जो टीपी है वो बढ़ जाता है, टीपी बढ़ जाता है तो जो डीपीडी है वो शून्य होगी, है ना। और स्लत कोशिका में टीपी होता ही नहीं है तो ओपी के बराबर आता है डीपीडी, इसका मतलब अवशोषण कर पाएगी, सीधा संबंध है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, तीनों दाबों में जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, हमारी समीकरण है समझने के लिए, उसको थोड़ा रट के रखना है। अब देखिए, जल के विभव की अवधारणा को हम पढ़ेंगे यहाँ। जल विभव अवधारणा, वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस। ये भी बहुत अच्छा बिंदु है, इसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए होता क्या है, जल के जो अणु हैं ये बहुत अच्छे विलायक के रूप में सभी लिविंग बीइंग में, लिविंग स्ट्रक्चर में, लिविंग सेल में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। और देखिए, किसी भी जीवित तंत्र में दो माध्यमों के मध्य, दो माध्यमों के बीच
है ना, जो अणुओं का अभिगमन होता है वो किसी न किसी ऊर्जा की वजह से होता है, ये भी फैक्ट है। बिना ऊर्जा के अणुओं का अभिगमन नहीं होता है ना। ऊष्मागतिक नियमों को देखें हम, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी देखें तो पदार्थ के अणु जो अभिगमन करते हैं उसके लिए एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। उसी एनर्जी की वजह से पदार्थ के अणु हलचल करते हैं या आपस में टकराते हैं या एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ गति करते हैं, अभिगमन कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बिना ऊर्जा के अणुओं के मध्य गति नहीं हो पाती है। अब ऐसे ही एक हम जल के उस पादप कोशिकाओं को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक कोशिका को हम किसी माध्यम में रख देते हैं तो जल के अणु या तो बाहर की तरफ, कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ करेंगे या फिर बाहर वाले माध्यम से जल के अणु कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, है ना। ये किस पर डिपेंड करेगा? सांद्रता पर, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होगी, पदार्थ के अणुओं में जो गमन है, दो तंत्र जो एक दूसरे से आइसोलेट हैं, पृथक हैं, है ना, उनकी स्थिति के अनुसार जल के अणु अंदर बाहर जैसा भी जाते हैं, लेकिन जो गति होती है वो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस एनर्जी के अंतर के हिसाब से होती है। काइनेटिक एनर्जी के अंतर के हिसाब से होते हैं। कहने का मतलब यह है, पदार्थ के अणु उच्च ऊर्जा, जिधर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उधर से, जिधर जिस तंत्र में जिस माध्यम में कम एनर्जी है उधर की तरफ गमन करते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी। अधिक ऊर्जा की तरफ से निम्न ऊर्जा की तरफ अणुओं का अभिगमन होता है। अब ऊर्जा में जो ये अंतर पाया जाता है उसको हम विभव बोलते हैं। लेकिन विभव कौन सा? आगे हम जल लगा रहे हैं, जल विभव, वाटर पोटेंशियल। जल के अणुओं में भी टक्कर पाई जाती है। अब एक तो विलायक में हम कुछ घोल दें और एक शुद्ध जल लिया जाए तो दोनों के भी अणुओं में जो गति है उसमें अंतर है, एनर्जी में भी अंतर है। शुद्ध जल की एनर्जी ज़्यादा होगी, शुद्ध जल के अणुओं के मध्य टक्कर अधिक होगी बजाय विलयन वाले पार्ट के, है ना। तो अब इनमें जो अंतर पाया जाएगा उसकी वजह से जल के अणु या तो अंदर या बाहर की तरफ अभिगमन करते हैं और उस एनर्जी से जो पोटेंशियल विकसित होगा, विभव विकसित होगा जल में, वो अपना जल विभव होता है, वो जल विभव होता है, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे भाई।